Hello everyone, welcome to my study channel मिशन टेट सी टेट सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स टुडे हम सी टेट सेशन के अंतर्गत कुछ भाषा शिक्षण के कौशल को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाषा शिक्षण के कौशल। तो भाषा शिक्षण के चार कौशल होते हैं, चार प्रमुख कौशल होते हैं। बालक सर्वप्रथम सुनता है, लिसनिंग करता है, तत्पश्चात बोलता है, स्पीकिंग करता है, फिर पढ़ता है, रीडिंग, एंड लास्ट में वो लिखता है, राइटिंग करता है। तो यहाँ पे हम कुछ नोट पॉइंट किए हैं जिसके आप नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि ये सी टेट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और टेट के लिए भी। उसके बाद लास्ट में आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा सुपर टेट के लिए भी प्रमुख क्वेश्चन बनने वाला है। तो नोट पॉइंट है LSRW, L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग एंड राइटिंग। तो शॉर्ट में आप LSRW करके समझते हो। तो फ्रेंड्स चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे से आप बोल सकते हो कि अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। इनका विकास क्रमिक ढंग से नहीं होता है, कोई भी इनका क्रम नहीं होता है। एक मतलब पढ़ने के लिए बोल दिया गया है कि सुनता है, बोलता है, फिर उसके लिए, लेकिन इसका कोई क्रमिक डेवलप नहीं होता है। चारों कौशल व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। लिखना और पढ़ना एक एक करके सीखे जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिसनिंग सुनना, सीरियल वाइज मैंने लगा दिया है। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना एंड लास्ट में राइटिंग लिखना। तो फ्रेंड्स ये चारों कौशल आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुनना कौशल। तो सुनना कौशल, इससे मूल आधार पर कौशल प्रारंभिक कौशल भी कहते हैं। इसको सुनना कौशल को प्रारंभिक कौशल भी कहते हैं, क्योंकि इससे ही अन्य का विकास होता है। अन्य जो कौशल हैं उसका विकास होता है। इसे मूल आधार पर प्रारंभिक कौशल भी कहते हैं, क्योंकि इससे ही अन्य कौशल का विकास होता है। नीचे आप देख सकते हो सुनना कौशल का पूरक कौशल बोलना कौशल कहलाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि सुनना कौशल का पूरक कौशल, तो बोलना कौशल कहलाता है। सुनने कौशल में विकास के लिए वाद विवाद, कहानी, कविता के माध्यम से बालक को प्रेरित करना चाहिए। तो जो बालक सुनने कौशल में के विकास के लिए किस तरह से आप डेवलप कर सकते हो, तो उसको डिस्कस के थ्रू कर सकते हो, और उसको स्टोरी बता के, उसको पोयम सुना के, या फिर पोयम किसी माध्यम से उसको सुना सकते हो, या अपने द्वारा कही गई, या फिर कोई रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो इस तरह से उसका सुनना कौशल में डेवलप करा सकते हैं आप। नीचे की लाइन आप ध्यान देंगे, नोट पॉइंट है कि श्रवण बाधित बालक में भाषा का विकास श्रव्य दृश्य सामग्री व भाषा युक्त चित्रों के माध्यम से करना चाहिए। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहा है कि एक श्रवण बाधित जो सुनने में अक्षम है, उस बालक का डेवलप कैसे होगा। तो उसको जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, आप कोई भी हम जैसे टेलीविज़न ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, उसमें सुनाई भी देगा और फिगर भी, चित्र भी दिखाई देगा। तो वह भाषा युक्त चित्रों के माध्यम से करना चाहिए। जो बुक में और कुछ समाचार पत्रों में जो लिखा है, उसके द्वारा श्रवण बाधित बालक का जो सुनने का कौशल है उसको डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट, बोलना कौशल। तो बोलना कौशल का अन्य नाम प्रकटन कौशल या फिर वाचन कौशल कहलाता है। कभी कभी सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि बोलना कौशल का अन्य नाम क्या है, या फिर प्रकटन कौशल
किसके अंतर्गत आता है, या फिर वाचन कौशल किस कौशल को बोलते हैं, तो ये बोलना कौशल के अंतर्गत आता है। इसमें आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। नीचे छात्रों में बोलना कौशल का विकास करने के लिए मातृभाषा में सीखने का अभ्यास सीखने का अभ्यास प्रदान करना चाहिए। तो छात्रों में जो बोलना कौशल का विकास है, बोलना मतलब किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 to 5 के बच्चों की क्लास में आपको हर तरह इस तरह के क्वेश्चन को पूछते हैं। तो फ्रेंड, आप समझ सकते हो कि मातृभाषा में सीखने का जो अवसर है, तो मातृभाषा यानी जिस भाषा में बच्चे जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस भाषा का यूज करते हैं, उसी भाषा में हम उसको अवसर देंगे बोलने का, तो उसका जो बोलने का कौशल होगा वो विकास होगा। नेक्स्ट लाइन से, बालक के पूर्व ज्ञान व अनुभव वर्णन के माध्यम से बोलने के लिए हम प्रेरित करना चाहिए। तो जो पूर्व ज्ञान है, उनको जो पहले वो जानते हैं उससे रिलेटिव करके, उनको जो एक्सपीरियंस जितना उनके पास ज्ञान है उससे रिलेटिव करके हम उनको अवसर देंगे, तो उनके बोलने का जो कौशल है वो डेवलप होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो अगर आप बुक की भाषा यूज करते हो या फिर कहीं बहुत कड़ी भाषा यूज करते हो, तो बच्चा डरा हुआ रहेगा और बोलेगा ही नहीं, तो बोलने का जो कौशल है उसका डेवलप क्या होगा। तो इसलिए आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि मातृभाषा का यूज करना चाहिए। नोट पॉइंट, यदि शिक्षक छात्रों से अधिक बात कर रहा है तो वह छात्रों का समय बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि भाषाई वातावरण का निर्माण कर रहा है। कभी कभी सीटेट के अंतर्गत ये क्वेश्चन बना है कि कोई भी शिक्षक है, बालक से अगर कोई डिस्कस कर रहा है या फिर कोई ज़्यादा बात कर रहा है व्यवहारिक तौर पे, तो वो उसका समय बर्बाद नहीं कर रहा है, वो उसका जो भाषाई वातावरण का निर्माण कर रहा है। तो इसमें आपको भ्रम नहीं होना चाहिए कि शिक्षक समय बर्बाद कर रहा है, न कि शिक्षक समय बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि उसके जो भाषाई वातावरण का उचित निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लिखना कौशल, जो राइटिंग स्किल है, लिखना कौशल, उसको वर्तनी कौशल भी कहते हैं और वर्तनी कौशल भी कहते हैं। राइटिंग स्किल को वर्तनी कौशल भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में बनता है कि राइटिंग स्किल को या फिर वर्तनी कौशल को किस कौशल के अंतर्गत रख सकते हैं, तो लिखना कौशल के अंतर्गत आता है, उसी का अन्य नाम है। तो आप देख सकते हो, शिक्षक को स्वयं लिखकर दिखाना चाहिए। किस तरह से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो टीचर को खुद प्रैक्टिस करके दिखाना है कि किस तरह से लिखते हैं और कौन सा वर्ड कैसे यूज करते हैं। भाषा तो गलत बात हो जाएगा, वर्ड को देखेंगे। शिक्षक को बोलकर लिखना चाहिए, इससे समावेशी कक्षा को लाभ मिलता है। तो समावेशी का यहाँ पे कि ये विशेष बालक और ये जो सामान्य बालक हैं, विशेष बालक का मतलब कि अगर कोई भी उसमें अक्षमता है, दिव्यांगता है, तो वो बालक और सामान्य बालक एक साथ बैठ के एक साथ शिक्षा ले रहे हैं, तो वो समावेशी कक्षा हो जाएगा। शिक्षक को श्यामपट्ट के, यहाँ एक नोट पॉइंट है, एक वीडियो में मैंने बता रखा है, फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। शिक्षक को श्यामपट्ट के बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखना चाहिए। शिक्षक लेफ्ट साइड में खड़े होकर और श्यामपट्ट में ऐसे 45 डिग्री का कोण जैसे बनता है वैसे खड़े होकर के बच्चों को श्यामपट्ट में लिखकर बताएगा। नेक्स्ट, पढ़ना कौशल। पढ़ना कौशल के अंतर्गत फ्रेंड्स, ये लास्ट में आएगा लिखना कौशल, उसके पहले पढ़ना कौशल। तो पढ़ते समय नेत्र व पुस्तक के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कभी कभी एक क्वेश्चन सी टेट के अंतर्गत या फिर टेट को ही ले लीजिए, तो
तो ये क्वेश्चन बनता है कि नेत्र व पुस्तक के बीच की क्या दूरियां होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी बना के ही पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय नेत्र व पुस्तक का कोण 45 डिग्री हो। जो अगर कोण पूछता है तो 45 डिग्री और दूरियां पूछती है तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड, पढ़ने के कौशल में हम भेद दे सकते हैं। पढ़ने के कौशल में कौन से भेद होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, पठन मुद्रा, पठन मुद्रा किस तरह से हमको करनी चाहिए, और पठन शैली, ये भी एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। पठन शैली किस तरह से होनी चाहिए और पठन मुद्रा। तो पठन मुद्रा हमें लेटकर, बैठकर, खड़े होकर करना चाहिए। और जो शैली है, तेज पढ़ना, धीरे पढ़ना और मन में पढ़ना, ये हमारी शैली है। अगर आपको विभेद करने के लिए पूछ देता है कि मुद्रा और शैली में हमको विभेद करके बताइए, तो मुद्रा लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, और शैली तेज पढ़ना, धीरे पढ़ना और मन में पढ़ना, ये शैली के अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो आप कि पठन के जो ये तो कौशल हैं, ये पढ़ने के जो कौशल हैं और पठन के ये भेद हैं। तो दो भेद होते हैं, मौखिक पठन और मौन पठन। मौखिक पठन मतलब जो बोल के हम पढ़ते हैं, और मौन पठन मतलब एकदम शांत मुद्रा में बैठ के अपने मन में ही जो पढ़ाई होती है, वो मौन पठन के अंतर्गत आता है। तो इस मौखिक पठन के अंतर्गत सस्वर वाचन, और सस्वर मतलब ये राग युक्त, ये सस्वर बोल करके सस्वर वाचन प्राथमिक स्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जो गा गा के पढ़ते हैं बच्चे। तो सस्वर वाचन प्राथमिक स्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और सामूहिक मौखिक पठन, आप अक्सर देख सकते हो कि जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, वो सामूहिक और मौखिक पठन करते हैं। व्यक्तिगत मौखिक पठन और मौन पठन के अंतर्गत आएगा कि मौखिक ध्वनियों का उच्चारण किए बिना ही पठन क्रिया संपन्न करना। तीव्र मौन पठन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो तीव्र मौन पठन और समीक्षात्मक मौन पठन। तो तीव्र मौन पठन के अंतर्गत विचार, सारांश और शीर्षक, ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण, व्याकरण, रूपरेखा। तो ये अगर तीव्र मौन पठन करते हो तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण, व्याकरण, रूपरेखा के अंतर्गत आएगा। और समीक्षात्मक मौन पठन, एक एक तथ्य को समझना, समीक्षा करना मतलब उसको समझ के पढ़ना, वो समीक्षात्मक मौन पठन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड, गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण की जो प्रणालियाँ हैं उसको हम देखेंगे। इनकी जो पंचपदी प्रणाली है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। तो इसको हम बोलते हैं हर्बर्टीय पंचपदी या हर्बर्टीय प्रणाली या फिर पंचपदी प्रणाली। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। ये इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर बनने वाला है। तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत इसके 5 पद होते हैं। हर्बर्ट के कभी कभी पूछता है कि ये 5 पद है जो क्रम से दे देगा, और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पंचपदी विधि बोलते हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि इसको क्रम से लगाइए। तो आप देख सकते हो कि इसके 5 पद होते हैं। फर्स्ट प्रस्तावना, आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, और सेकंड सामान्यीकरण, इक्विलिब्रियम, सामान्यीकरण, थर्ड तुलना, कंपैरिजन, और फोर्थ में आएगा मूल्यांकन, वैल्यूएशन, और लास्ट में फिफ्थ प्रयोग, यूज। तो इसको आपको वेरी इम्पॉर्टेंट समझिए आप, और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए कि गद्य शिक्षण की पंचपदी प्रणाली जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। तो क्रम से आप इसको एकदम ध्यान से 2-4 बार इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, सामान्यीकरण, इक्विलिब्रियम, तुलना, कंपैरिजन, और मूल्यांकन, वैल्यूएशन, और प्रयोग, यूज। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो कि पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। कभी कभी इन सेशन से भी, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो पाठ्य पुस्तक की जो विशेषताएं हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जितना बालक का मानसिक स्तर का डेवलप हुआ है उसी के अनुकूल बना होना चाहिए उसका जो पाठ्य पुस्तक है। सरल व सुगम होना चाहिए और बालक के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उससे जुड़ी हुई बातें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, जिसे बालक समझ सके कि हाँ ये तो मेरे साथ होता है। और नेक्स्ट, बाल साहित्य का अधिक से अधिक प्रयोग हो। तो यहाँ पे अभी अगर आपको सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि बाल साहित्य और भी कोई जैसे जैसे कोई भी बनता है टॉपिक से, तो अगर बाल साहित्य दिया है तो ये ज़्यादा प्रभावित करने वाला रहेगा आंसर। बाल साहित्य का अधिक से अधिक प्रयोग होगा। अभ्यास कार्य विभिन्न से युक्त होना चाहिए। तो अभ्यास कार्य बच्चे के लिए जो अभ्यास पुस्तिका है वो ज़रूर होनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। रंग बिरंगा रहेगा तो बच्चा एकदम सुगम तरीके से सीखेगा। भावात्मक व चित्रात्मक होना चाहिए और सबसे कम महत्वपूर्ण कवर पृष्ठ होगा। जो उसका कवर पृष्ठ होगा सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।